भारत किसानों का देश है और भारत में रहने वाला किसान ही आज की तारीख में परेशान है। आखिर क्या वो कारण है, क्या वो वजह है कि आज भारत में किसान परेशान है? खेती को लेकर, पैदावार को लेकर, जमीनी समस्याओं को लेकर किसान के पास में आज सुझावों की कमी है, उपायों की कमी है और किसान कहीं न कहीं हताश और परेशान सा दिखाई दे रहा है। एनएसए 9 न्यूज़ में के आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देश के सभी किसान भाइयों का मैं दिव्य गौड़ खुले मन से स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे जैविक खेती के ऊपर कि आखिर जैविक खेती क्या है, किस तरीके से जैविक खेती को की जा सकती है और वो क्या कारण है जिनके कारण से जमीन में अंदर पैदावार कमजोर हो रही है और वो क्या सुझाव है और वो क्या उपाय हैं जिनके करने से किसान अपनी पैदावार को दुगना कर सकता है, अच्छी कर सकता है और उस अच्छी पैदावार करने के बाद में अपने आप को मुनाफे में लाकर अपने परिवार का, अपने खेत का और अपने देश का कर्ज उतार सकता है। तो हम बात करेंगे आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जो जैविक खेती के बारे में हमें और हमारे किसान भाइयों को बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो आज से पहले आपको नहीं पता थी। इनके बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भिंड जिले से ये आते हैं और एक छोटे से विचार से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। अच्छी भली जिंदगी इनकी चल रही थी, आराम से स्कूल चल रही थी, काम धंधे चल रहे थे, बैंकिंग के काम चल रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या एक विचार आया कि इन्होंने अपना पूरा एक ध्येय बोल सकते हैं, एक पूरा योगदान जो है वो भारत के किसानों के ऊपर छोड़ दिया और उनको साथ लेकर चलने की एक मुहिम इन्होंने बना डाली। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गुरु राजावत सिंह जी से जो चंबल की धरती से आते हैं। ग्वालियर के भिंड एक इलाका है, वहां से ये आते हैं और अ, आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी ये जो यात्रा है ये किस तरीके से उन्होंने शुरू की। क्या इनके मन में वो विचार आया कि देश के किसान भाइयों के प्रति इनके मन में एक जो भाव आए, उस भाव के साथ में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के देश के समस्त किसानों के लिए ये लग गए। ये गांव-गांव, ढानी-ढानी, पंचायत-पंचायत जाकर किसानों को जागरूक करते हैं, उनको जैविक खेती के बारे में बताते हैं और उन्हें वो सुझाव और वो उपाय बताते हैं जिससे किसानों को फायदा मिलता है। तो गुरु राजावत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी, जी, धन्यवाद जी। एनएसए 9 न्यूज़ के इस जी, पॉडकास्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये यात्रा कैसे शुरू हुई? किस तरीके से आपके मन में विचार आया? जी, जी, आपने मुझे बताया कि स्कूल चल रही थी, जी। काम-धंधे की कोई हाँ कमी जी, नहीं हाँ थी, जी। जी, व्यापार चल रहा था। जी, तो अब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल किसान भाइयों के लिए, एक देश के किसानों के लिए, एक भारत माता के लिए आपने अपना जीवन जो न्योछावर किया। जी। अब अलग-अलग जाके आप किसानों में खेती के प्रति अलग जी। जगा रहे हैं। तो वो बेसिकली एक किस तरह की यात्रा शुरू हुई? जैसा कि एक समय की घटना है। ये बीते 8-9 साल पहले की बात है कि एक बार अचानक से हम बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। लीवर की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो गई थीं। जबकि हमने अपने जीवन में देखा, हमने कभी किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया है और एक सामान्य जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह जिया है। मगर उसके पश्चात भी हमने देखा कि इतनी बड़ी समस्या हमें हुई, तो जब उसका हमने गहराई से अध्ययन किया, तो हुँ, हमने जाना कि ये जो सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है, वो कहीं न कहीं विषयुक्त भोजन है। ये विषयुक्त भोजन करने की वजह से ही आज किसान एवं भारत के एवं विश्व के सभी लोगों को ये समस्याएँ आ रही हैं। तो हमने जब ये सारी चीज़ें देखी कि विषयुक्त भोजन की वजह से ही सारी समस्या आ रही हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि पहले खेती-किसानी से इतना हमारा काम नहीं रहा है। जो हमारा पीछे का काम है, वो विद्यालय का था। एक विद्यालय था हमारा, विद्यालय चलाते थे। 2 भाई हैं हम, तो दोनों भाई मिलकर विद्यालय का कार्य करते थे। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक में भी काम करते थे दोनों भाई और बढ़िया मिलकर काम करते थे। अच्छी अर्निंग भी थी, मगर सब कुछ होने के बावजूद एक
कमी सी महसूस रहती थी। वो कमी थी स्वास्थ्य को लेकर। तो जब गहन अध्ययन करने के बाद पता चला कि जो सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है, हुँ, वो भोजन है और भोजन जैसा कि सभी जानते हैं, खेत से ही आता है। तो हमने सोचा क्यों ना हमें अब खेत पे ही काम करना पड़ेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये एक निर्णय लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे थे हम लोग और स्कूलों में भी हम देख रहे थे, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चे बीमार रहते, कहीं उनके माता, कहीं पिता, अक्सर हम देखते रहते बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो हमने कहा कि एजुकेशन से ही केवल काम नहीं चलेगा, हुँ, जो जीवन में सबसे मुख्य है, वो स्वस्थ रहना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम सारे कार्यों को अच्छे से कर सकेंगे। तो ऐसा विचार लेकर हम जैविक खेती में आए। तो जो इसकी शुरुआत है हमने घर से की थी। जैसा कि हमारा घर है, तो घर का जो हमारा आँगन है, जिसमें हम खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं, उस धूल-मिट्टी में सने रहे और आनंद से जीवन जिया। उसी आँगन में हमने जैविक खेती की शुरुआत की और उस आँगन का आधा जो हिस्सा था, उसको हमने कुदाली के माध्यम से, फावड़े के माध्यम से खोदा और उसमें हमने सब्जियाँ लगाना चालू किया। तो सब्जियाँ हमने लगाना चालू किया तो मल्टी क्रॉप के रूप में हमने किया, जैसे उसमें हल्दी भी लगाई, बेल वर्गीय चीज़ें भी लगाईं, पत्ता वर्गीय भी लगाईं और कुछ पपीते भी लगाए। इस तरीके से हमने शुरू किया। तो हमने वहाँ पे 3 साल अपने घर के आँगन में सब्जियाँ पैदा की और इतनी सब्जियाँ पैदा होती थीं कि हम तो स्वयं खाते ही थे और मोहल्ले के लोगों को भी खिलाते थे। तो हमने देखा केवल 3 साल के अंदर ही हमें ऐसा लगा जैसे हमारा शरीर रोगों से मुक्त होने लगा है और मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि बाज़ार की सब्ज़ी की अपेक्षा इस सब्ज़ी का जायका थोड़ा अलग ही है और इसमें किसी भी तरह का डीएपी या यूरिया कोई पेस्टिसाइड हमें उपयोग नहीं करना पड़ रहा था। और जैसा कि बचपन में हम परंपरागत किसान भी रहे, हमारे पिताजी खेती करते थे और बैल से खेती करते थे, जो परंपरागत खेती पहले हमारे पूर्वजों ने की है। तो हमें पहले से थोड़ी बहुत खेती की जानकारी ज़्यादा थी। कारण कि खेत पे आना-जाना लगा रहता था, कभी पिताजी के लिए खाना लेके जा रहे हैं, कभी उनके लिए कलेवा लेके जा रहे हैं। तो हमने खेती को बहुत नज़दीक से देखा था। तो बहुत सारा नॉलेज तो बचपन से था हमारे पास, मगर खेती को ना करने का कारण भी था कि खेती पिताजी करते थे, हमने देखा था खेती में कोई इनकम नहीं होती थी। कारण वो एक परंपरागत खेती एक ऐसी खेती थी कि उसमें इन्वेस्ट तो हो रहा था, मगर उतना रिटर्न नहीं आता था। तो इसके चलते पिताजी तो खेती कर रहे थे मगर हम लोगों ने एक दूसरा व्यवसाय को अपनाया, उसे व्यवसाय कह सकते हैं, सेवा हुँ। कह सकते हैं, स्कूल का। स्कूल और बैंकिंग, ये दोनों काम हम लोगों ने करीब दोनों भाइयों ने 10-12 साल करीब किया, मगर स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। तो फिर जब घर से हमने ये 3 साल काम किया, तो एक आइडिया दिमाग में आया कि जब हम घर के आँगन में जैविक खेती कर सकते हैं, तो उसे खेत में क्यों नहीं कर सकते? तो फिर 3 साल के पश्चात हम खेत में पहुँचे और शुरुआत की। जब तक खेत घर के अंदर कर रहे थे, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। लोगों को कुछ पता नहीं था कि जैविक खेती क्या है, कैसे कर रहे हैं। हुँ। मगर वही जब हम खेत में उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए पहुँचे, तो फिर समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली जैविक खेती क्या होती है? कैसे अ, समझें कि जैविक खेती क्या होती है? हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं जी, जी। या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ जी। तो उनको एक साधारण भाषा में किस तरीके से समझाया जा सकता है कि जैविक खेती क्या है? अच्छा, जैसा कि आपका सवाल है जैविक खेती। हुँ, जैविक शब्द यानी कि यदि आप थोड़ा गहराई से इसको सोचेंगे, जैविक, जैविक यानी कि जीव, यानी जीव से आधारित खेती। अभी किसान गलती कहाँ पे कर रहा है? किसान को ऐसा लग रहा है कि मतलब डीएपी डालना, यूरिया डालना या कई प्रकार की दवाइयाँ डालने से ही खेती होती है। जबकि जैसा कि नाम है जैविक खेती या लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती, यानी इंग्लिश में प्रकृति से जुड़ी ऑर्गेनिक हुई मान लो। और इंग्लिश में जैसे कि आज के ट्रेंड में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। तो जैसा कि नाम है जैविक तो यानी जीव पे आधारित खेती है। तो किसानों को थोड़ा ये समझना होगा कि जो खेती है जीव पे आधारित है, ना कि हमारे डीएपी, यूरिया या कई तरह के जो पेस्टिसाइड किसान डाल रहे हैं उस पे। किसान को केवल करना क्या है?
कि उसे अपने खेत में जो हमारे पूर्वज काम करते थे, जीवों पे आधारित खेती करते थे। घर पे जो गोधन होता था या अन्य जो पशु होते थे, उनसे जो उनका गोबर, मल-मूत्र जो भी निकलता था, वो खेत में ले जाके डालते थे और उससे खेती करते थे। तो उससे हमारे खेतों में क्या होता था कि जो जीवाणु हैं पर्याप्त मात्रा में रहते थे। तो पहले के समय में किसानों को कभी किसी भी तरह की डीएपी या यूरिया या कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी और बढ़िया खेती होती थी, भरपूर अन्न पैदा होता था खेतों से, कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी कोई बीमार भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। मगर जब धीरे-धीरे एक हरित क्रांति का दौर आया और किसानों ने इस चीज़ को एडॉप्ट किया, हुँ, डीएपी हुआ, यूरिया हुआ, कई प्रकार की दवाइयाँ हुईं, हुँ, तो उत्पादन धीरे-धीरे पहले बढ़ा। उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ा मगर फिर धीरे-धीरे एक समय ऐसा आया उत्पादन घटने लगा और जो भूमि की एक ताकत थी, जिसे कह सकते हैं जो जीवाणु थे वो जब नष्ट हो गए पूरी तरीके से, तो भूमि फिर हमारी बंजर होने की कगार पे आ गई और जिस डीएपी यूरिया की हमने 5 किलो 7 किलो से शुरुआत की थी, वो लगभग धीरे-धीरे 50 किलो, 100 किलो, कहीं-कहीं 200 किलो तक 1 एकड़ में पहुँच गया। फिर उसके परिणाम क्या आए किसानों के पास? परिणाम ये आए कि हमारी लागत बढ़ती गई और हमारी इनकम घटती कम गई। होती गई। हाँ, तो वो फिर किसानों का जो आपने अभी पूछा कि मतलब किसानों की इतनी समस्याएँ, समस्याओं का कारण यही है कि मतलब हमारे खर्चे बढ़े हैं। बीज बाज़ार से किसानों को लाना पड़ रहा है, खाद बाज़ार से लाना पड़ रहा है, दवाई बाज़ार से लानी पड़ रही है। तो मतलब हमारी कहीं न कहीं कॉस्ट बढ़ी है, जबकि इनकम नहीं बढ़ी है। तो किसानों को करना क्या है? जैविक खेती यानी कि जीव आधारित खेती। हुँ, हमें केवल अपने खेत में जीवों को बढ़ाना है। जीव कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए हमें एक कल्चर तैयार होता है जीव आधारित, जिसे हम जंगल जीवामृत कह सकते हैं। जिस कल्चर को हम तैयार करते हैं, उसको जंगल जीवामृत कहते हैं। उसका कारण कारण ये है कि यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें और समझें ज़्यादातर किसान भारत में ज़्यादातर किसान ही हैं 70% और जो अन्य लोग भी हैं वो कहीं न कहीं 1 पीढ़ी ना सही 2 पीढ़ी पहले किसान परिवार से बिलॉन्ग करते रहे हैं। अभी कुछ भी कर रहा हूँ मगर किसान परिवार से बिलॉन्ग करते रहे हैं। यदि कभी हम जंगल भ्रमण के लिए जाएँ, तो जंगल में हम देखेंगे कि जो जंगल के पेड़-पौधे हैं, वहाँ पर आज तक किसी ने कोई खाद नहीं दिया है, कोई दवाई नहीं दी है। उसके बावजूद भी जंगल के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, कितने हरे-भरे होते हैं। उन पे जो फलों की संख्या होती है जंगल के पौधों पर, जो खेती में हम पौधे तैयार कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा 4 गुना होती है। और यदि जंगल से कोई पत्ता लेके आए और उसका यदि लैब टेस्टिंग कराए, तो जैसा कि फसल के लिए 17 तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो आप एक भी तत्व का 19-20 भी कम नहीं पाएँगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो जंगल में कार्बन है, वो पर्याप्त मात्रा में है और वो कार्बन पर्याप्त मात्रा में क्यों है? वहाँ पर जो जीव हैं, क्रिया कर रहे हैं, वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। कोई दवाई नहीं डाल रहा है, हुँ, कोई खाद नहीं डाल रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई समस्या नहीं आ रही है और वहाँ पे एक ऐसा वातावरण बन चुका है कि आप देखेंगे पेड़ के ऊपर पेड़ लग जाता है। जबकि पेड़ के ऊपर पेड़ होना क्या संभव है? अभी कोई किसान यदि करना चाहे, तो क्या पेड़ के ऊपर पेड़ संभव है क्या? पेड़ के नीचे पेड़ हो सकता है क्या? मगर वहाँ पर जो जंगल की मिट्टी है, वहाँ पे इतना अधिक मात्रा में जीवाणु है कि इतने ज़्यादा मात्रा में जीवाणु है कि वहाँ ये सारी चीज़ें संभव हैं और यही सारी चीज़ें हमारे खेती में भी संभव हो सकती हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे किसान भाइयों ने जो उर्वरक और जो कीटनाशकों का जो प्रयोग किया है, जी, उससे हमारे खेत की जो उपजाऊ भूमि थी, वो जी। कहीं न कहीं उसकी उपजाऊपन कम हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो किसान भाइयों ने अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें जब से फर्टिलाइज़र का उपयोग शुरू किया है, इससे जो हमारे जीवाणु थे, हुँ, जो भूमि की 6 इंच ऊपरी सतह पर होते थे, जो हमारे बीज को संरक्षण प्रदान करते थे और उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाते थे, एक स्वस्थ फसल तैयार करते थे, जो हमें नहीं दिखते थे, हुँ। मगर वो ज़मीन में होते थे। वो कहीं न कहीं इन दवाइयों के डालने से और इन खाद के डालने से वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब किसानों को केवल करना क्या है?
जैसा कि हमने कहा जैविक खेती, हुँ। जीव आधारित खेती। हमें पुनः उन जीवों को अपने खेत में लेके आना है। अब वो कैसे लेके आएँगे, उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसा कि बहुत से लोग बात करते हैं कि ये डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, ये डालिए, वो डालिए, कई प्रकार के खाद डालिए, कई हुँ। प्रकार की दवाइयाँ डालिए। इतना कुछ नहीं करना है, ना अच्छा। ही कोई हमें इन्वेस्ट करना है। हमें केवल करना ये है, हमें जंगल जाना है। जंगल में बैक्टीरिया भरपूर है, जीवाणु भरपूर है। जंगल की जो मिट्टी है उसमें भरपूर जीवाणु है। तो उस जीवाणु को हमें लेके आना है, जंगल की मिट्टी हमें लेके आना है और उसको अपने ड्रम में डाल के उसे भोजन देना है। मतलब उसे मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से उसे करेंगे? जैसे हमने मान लो अ, 211 लीटर हमने पानी लिया। 211 लीटर पानी में हम जो जंगल की मिट्टी है, उसको करीब 5 से 10 किलो डालेंगे और उसी जंगल की मिट्टी में अब हमने जीवाणु तो डाल दिया। अब उसे जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन। और उसकी संख्या को मल्टीप्लाई करें जल्दी, तो उसके लिए जैसे कि मीठा सभी को पसंद है, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो प्रकृति के जितने भी जीव हैं सभी को मीठा पसंद है। तो उसके लिए हम लेंगे देसी गुड़। गुड़। जी, जो देसी गुड़ हमारे गाँव देहात शहरों में मिलता है, हुँ। वो लेंगे। सबसे उत्तम देसी गुड़ है। यदि देसी गुड़ नहीं है तो विकल्प के रूप में फिर आप शक्कर को छोड़कर अन्य कोई भी चीज़ आप लें। क्योंकि शक्कर जो है थोड़ी केमिकलाइज़ होती है तो उससे थोड़ा जीवाणु प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ ये तो हो गया उनका मिष्ठान। अब हमें चाहिए उनके भोजन के लिए। तो हमारे पास जो भी सड़ा गला आटा या जो भी सड़ा गला बेसन हो, अच्छा हो तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं है जो आपके पास वेस्टेज पड़ा है, हमें लगता है ये हम खा नहीं सकते, वो आप जीवों को दीजिए। हुँ। तो उससे होगा क्या? ये लगभग इसकी जो मात्रा भी एक फिक्स होनी चाहिए, जैसे कि हमें जो लेना है 27 केजी आटा हुँ। और 27 केजी गुड़। ये हमें 27 किलो तो आटा और 27 किलो ही गुड़। जी, जी, हुँ। बिल्कुल। ये मात्रा हमें देनी है अपने 211 लीटर पानी में और इसको सूर्य की दिशा जो जिसे क्लॉक दिशा बोलते हैं, जो सुई हमारी घूमती है, उस दिशा में लगभग हमें 27 से 30 दिनों तक कंटिन्यू सुबह या शाम 5 मिनट घुमाना है। जिससे मतलब जीवाणु थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई हो और थोड़ा ऑक्सीजन का फिक्सेशन हमारे पानी के अंदर होता रहे। जब हम चलाएँगे, तो उसमें ऑक्सीजन फिक्सेशन होता रहेगा। हाँ, इस तरीके से हमें हुँ। चलाते रहना है, तो उससे ऑक्सीजन फिक्सेशन होता रहे। तो ये जो आपका जंगल जीवामृत बनेगा, हुँ। तो ये जो 211 लीटर हमारा बनेगा, ये लगभग सवा 5 एकड़, 5 एकड़ से थोड़े ज़्यादा एरिया का 1 डोज़ होगा। अच्छा, जी। इतना मतलब 27 और 27 जी, जी। और 211 लीटर जी। पानी। हाँ जी। ये आपका कहने का मतलब है कि 5 एकड़ तक की ज़मीन को जी, जी, जी। के लिए पर्याप्त है। जी, बिल्कुल पर्याप्त है। ये हम साल में 2 बार दे सकते हैं और 3 बार भी दे सकते हैं और इसको हमें देना कैसे है जैसे कि जब हमारी खेत की जुताई हो जाती है तो जब हम उसको पानी पिलाते हैं, तो पानी के साथ में इसे छोड़ देना है। या हमारे बेंचुरी सिस्टम है तो बेंचुरी से छोड़ सकते हैं। तो ये जब हम कंटिन्यू 2 से 3 साल उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे जो आज केंचुआ, हुँ। सभी लोग केंचुआ के बारे में जानते होंगे। जो केंचुआ हमारी भूमि से विलुप्त हो चुका है। तो आप देखें 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में ही आपको खेत में केंचुआ थोड़ा बहुत दिखेगा। और 2 से 3 साल आते-आते आपके भूमि में पर्याप्त मात्रा में केंचुआ दिखने लगेगा। अब क्या है केंचुआ बड़ा जीवाणु है इसलिए वो दिखता है। हुँ। बाकी अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो भी जीवाणु आपकी भूमि में धीरे-धीरे आ जाएँगे। तो जब आप जीव आधारित खेती करेंगे, जैविक खेती, तो हमारा यहाँ पे खाद बचा। अब जब जैविक खेती की बात आती है, तो जैसा कि हम हमेशा किसानों को बताते हैं, यदि आपको जैविक खेती करना है, तो फिर हमें देसी बीजों को अपनाना होगा। कारण? उसका कारण ये है, यदि आप बाज़ार से हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं, तो बाज़ार का जो हाइब्रिड बीज है, वो कहीं न कहीं केमिकल युक्त केमिकल की कोडिंग द्वारा तैयार किया गया है। अब तो इसमें आप भी बहुत बड़े खेल हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो आपने कहा देसी बीज हाँ, और देसी बाहर जो अलग-अलग नामों से अलग-अलग प्रचार जी। करके वो किसानों को जो बीज दिए जा रहे हैं, वो बीज कितने इफ़ेक्टिव हैं, वो बीज कितने उपयोगी हैं और वो जो देशी बीज है वो कहीं न कहीं विलुप्त से नहीं अब हो रहे? हाँ, बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने कहा देसी बीज किसानों को अपनाना होगा, तो उसका मुख्य कारण जैसा कि हम बताते हैं कम से कम बजट में खेती कैसे करें।
तो जैसे कि हम जब हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं, तो क्या हमने एक बार जैसे बीज लगाया, तो फिर हमें दूसरे साल फिर पुनः बीज लेके आना पड़ता है। तो वो क्या है, किसानों का एक खर्चा होता है, हुँ। हर साल इन्वेस्टमेंट। मगर जब हम देसी बीजों से खेती करेंगे, तो देसी बीजों का लाभ किसानों को क्या होगा, देसी बीज जब हम एक बार अपनी ज़मीन में लगाएँगे, भूमि में लगाएँगे, तो वो हमारे बीज फिर एक बार तैयार होने के बाद निरंतर चलते रहेंगे। आपको बार-बार बीज बाज़ार से नहीं लाने पड़ेंगे। और जो आपका हाइब्रिड कहने का मतलब कि उनको वो स्टोर कर लें। हाँ, बिल्कुल, उनको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं और वो इतने आसानी से खराब नहीं होते, जो देसी बीज हैं। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, हाइब्रिड बीज हैं, वो उनकी जो एज लाइफ़ है बहुत कम होती है। कह सकते हैं कि जब हमने लगाया है, उनका जो समय है इस हिसाब से तैयार किया गया है, वो उसी फसल के लिए है। अगली फसल में यदि आप लगाते हैं, तो पहले तो होंगे नहीं, यदि होते भी हैं तो प्रोडक्शन बहुत ही कम देंगे। जिससे किसान को फिर बहुत ही हानि का सामना उठाना पड़ेगा। किसान को भी हानि का स उठानी पड़ रही है, चैलेंजेस बहुत हैं जी, और उसे विषम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। जी, आप भी इस मूवमेंट से, इस उद्देश्य के साथ में जुड़े हो किसानों के हित के जी। लिए। तो बेसिकली आप लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ, जैसा कि आपने पूछा किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब बीते 8 साल पहले हम जैविक खेती की हमने शुरुआत की। जब तक घर के आँगन में करते थे तब तो इतनी ज़्यादा समस्याएँ नहीं थी, क्योंकि एक छोटा दायरा छोटे था, लेवल पे था वो छोटे लेवल पे था, एक घर के उपयोग के लिए था। मगर जब उसको हम खेत में लेके गए, हुँ, तो जो समस्या हमें देखने को मिली, सबसे बड़ी समस्या जैसे कि आप अपने गाँव देहात क्षेत्र में कोई नया काम करेंगे, तो फिर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समाज के लोगों का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। वो स किस तरह विरोध हुआ? वो विरोध इस तरह का होता है कि जैसे कि जब आप जीवामृत बना रहे होंगे, हुँ, तो हो सकता है कई लोग आपके पास आएँ, आपसे कहें कि ये क्या करने में लगे हैं? ये आपका क्या दिमाग खराब हो चुका है? ये गोबर घोरने से क्या खेती हो सकती है? हुँ, या जंगल की मिट्टी डालने से खेती हो सकती है? जबकि ये एक रिसर्च का विषय है। हुँ, जो जंगल की मिट्टी है, यदि उसकी 1 ग्राम मिट्टी जंगल की लेके आएँ हुँ, और उसकी यदि लैब टेस्टिंग कराएँ, तो उसमें आपको 1 करोड़ से ज़्यादा भी जीवाणु मिल सकते हैं। अच्छा। जी, तो सोचिए जब 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा जीवाणु हैं और हम 10 किलो मिट्टी लेके घर पे आके उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हम खेत में डाल रहे हैं, तो फिर वो जीवाणु हमारे खेत में बढ़ेगा। मगर ये आम किसान नहीं समझ पा रहा है। तो जो किसान हैं वही आपका विरोध करेंगे। तो वो कारण समझता क्यों नहीं है या जो आपकी जो रिसर्च है, वो रिसर्च किस तरह की रिसर्च आप लोगों ने की? या कितना उसमें टाइम लगा? क्या और जो आपने रिसर्च की उसका क्या आउटकम क्या उसका प्रतिफल और उसका रिजल्ट क्या निकल के आया? जी, जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। जैसा कि आपने बताया प्रतिफल क्या मिला है, हुँ, तो जैसे हम बता रहे थे कि मतलब जब हम खेत में इस काम को करने पहुँचे, समस्याएँ क्या आईं। हुँ, तो खेत में जो सबसे बड़ी समस्या हमें मिली, पहले तो खेत में हमारी बायोडायवर्सिटी नहीं थी। अब अच्छा। बायोडायवर्सिटी क्या होता है? बायोडायवर्सिटी एक ऐसी व्यवस्था है, जो जीव के संरक्षण के लिए एक खेत की मेड़ पे एक पेड़ों का एक ऐसा घेरा तैयार किया जाता है, कि जब हमारे खेत में फसल नहीं होती है, तो जीव आश्रय कहाँ पे ले? अभी जैसे मनुष्य है, हुँ, जब धूप लगती है कहाँ जाता है? छाया में घर में। छाया में जाता है। और जो जीव है, तो उसको धूप लगेगी वो कहाँ जाएगा? तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पेड़ की छाँव में। और यदि आपके खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं है, तो वो कहाँ आश्रय लेगा? वो पलायन करेगा दूसरे खेत की ओर। मगर उसकी जो एज लाइफ़ है बहुत कम होती है, वो ज़्यादा दूर पलायन नहीं कर पाएगा और धूप के कारण वो रास्ते में समाप्त हो जाएगा। तो जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं थे, जी, क्योंकि पहले से इतना काम किया नहीं था और इस विषय को गहराई से जानते भी नहीं थे। हुँ, तो सबसे पहले जो चैलेंज था, वो खेत की मेड़ पे बायोडायवर्सिटी। तो धीरे-धीरे वो बायोडायवर्सिटी फिर तैयार करनी पड़ेगी किसानों को, जिससे जो जीव हैं, जब हमारा खेत में फसल नहीं होती है, महीने या 2 महीने कभी-कभी नहीं होती है, तो जीव हमारे जो है आसानी से पेड़ की छाँव में आश्रय ले सकें। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है किसानों का कि खेत की मेड़ पे यदि पेड़ हैं, तो वहाँ पे फसल नहीं होती। अब उसका भी कारण है, ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है कि कुछ फसलें जो ओपन एरिया में होती हैं और कुछ फसलों को छाँव ही चाहिए।
तो किसानों को ये समझना होगा कि कौन-सी फसलें छाँव में होंगी और कौन-सी फसलें हुँ। ओपन एरिया में होंगी। आजकल ये ग्रीन हाउस वाली चीज़ें भी जी, जी, जी। काफ़ी आ गई हैं। हाँ, ये आ गई है मार्केटिंग है, अच्छा है किसानों के लिए जो भी है। बाकी हम तो कम बजट की बात करते हैं, तो हम तो किसानों से यही कहेंगे कि आपके पास यदि लैंड पर्याप्त मात्रा में है, भूमि पर्याप्त मात्रा में है, तो आप ओपन एरिया में ही खेती करें। ओपन एरिया में क्या है जो सब्ज़ी आप पैदा कर रहे हैं या अनाज पैदा कर रहे हैं या दाल पैदा कर रहे हैं, हुँ। उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन हैं। कारण उसको धूप भी पर्याप्त मिला है, छाँव भी पर्याप्त मिली है और प्राकृतिक वर्षा भी पर्याप्त मिली है और जो जीवों का स्पर्श है वो भी पर्याप्त मिला है। और ये जो एक बंद घर में हो रहा है वो आप समझ सकते हैं वो उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होगी जितना नहीं एक मिल ओपन पा रहा एरिया होगा। हाँ, क्योंकि वो प्रकृति के थोड़ा विरुद्ध है। तो जो बायोडायवर्सिटी हम खेत की मेड़ पे तैयार करें, तो उसपे हम छाँव वाली फसलें लगाएँ, जो 3 से 4 मीटर का दायरा होता है और बाकी जो ओपन एरिया है, तो जो इनको ज़्यादा धूप चाहिए उन फसलों को लगाएँ। तो पेड़ भी हमारे कोई हमें फसल को नुकसान नहीं करेंगे। जैसा किसानों का मानना होता है कि खेत की मेड़ पे पेड़ होने से फसल नहीं होती है, तो उसका ये सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कुछ फसलों के हम नाम बता देते हैं, जैसे आप हल्दी छाँव में लगा सकते हैं, अदरक छाँव में लगा सकते हैं, अरबी छाँव में लगा सकते हैं, सूरन छाँव में लगा सकते हैं, जिमीकंद छाँव में लगा सकते हैं। ऐसी जो कुछ कंद वर्गीय फसलें हैं, जिनको आप छाँव में लगा सकते हैं। तो किसान को जो बेसिकली जो किसान की जो हालत आज के समय में खराब हो रही है, जी, उसका मुख्य कारण क्या माना जा सकता है फिर? उसका जो हमारा भी 8-9 सालों का जो अनुभव रहा है, खेती के विषय को लेके, उसका मुख्य कारण ये है कि किसान बहुत सारी गलतियाँ कर रहा है। या तो हम ये कह सकते हैं किसान को जानकारी नहीं है, हुँ। या ये भी कह सकते हैं कि जानकारी होते हुए भी वो करना नहीं चाहता। जैसा कि किसान क्या करता है कि उसने खेत की जुताई की और बिना किसी जानकारी के और खेत में फसल की बुवाई कर दी। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए हम समझें, यदि किसी बीमार व्यक्ति को किसी काम के लिए लगाया जाए कि आप ये काम इस समय पे पूरा करें, हुँ। तो क्या एक बीमार व्यक्ति किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है? नहीं, समय पे पूरा कर सकता है क्या? वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो पहले ही असक्षम है। असक्षम है ना? तो ठीक किसानों के साथ हो रहा है। किसान गलती यहाँ पे ये कर रहा है, किसान कभी भी मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाता। मिट्टी की कभी भी फसल बोने से पहले जाँच नहीं करवाता। हुँ। पानी का कभी भी पीएच मान और ये चेक नहीं कहाँ होती करवाता। है? ये आप आराम से अपने लोकल में जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ पे चेक हो जाती है और कुछ शहरों में प्राइवेट लैब भी होते हैं वहाँ भी और मुश्किल से 5-10 रुपए का खर्चा होता है ये। अच्छा, बस। हाँ, 5-10 रुपए का नॉर्मल खर्चा है और फसल बोने से पहले किसान को 2 काम ज़रूर करने चाहिए। एक तो अपने पानी की जाँच कराए, दूसरा मिट्टी की जाँच। फिर वो समझे उस जाँच के हिसाब से कि मिट्टी में क्या कमी है, सल्फर की कमी है, बोरोन की कमी है, सिलिकॉन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है। उस कमी को पहले वो पूरा करे। हुँ। फिर उसके बाद फसल लगाने से पहले भी विचार करे। अब किसान यहाँ पे क्या गलती कर रहा है कि किसान को मन में आया कि हमें सरसों खेत में लगानी है और मन में आया उसने खेत में सरसों लगा दी। लगा दी। जबकि ऐसा या किसान को देखा-देखी भी लगा दी हाँ, देखा-देखी लगा दी। कि पास वाले ने वो लगाई है, मैं भी वही लगा हाँ, देता हाँ, हूँ। बिल्कुल किसान ऐसा ही कर रहा है। जबकि किसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान को सबसे पहले मार्केट जाना चाहिए और मार्केट में घूम फिर कर मार्केट का मूड समझना चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। गोभी की डिमांड है, तो हुँ। आप गोभी लगाइए। मिर्च की डिमांड है, तो आप मिर्च लगाइए। यदि सरसों की डिमांड है, तो सरसों लगाइए या अन्य जिस फसल की डिमांड मार्केट में उसको आप लगाएँ। तो ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आज जो चीज़ डिमांड है, जी, हो सकता है 2 महीने बाद में उस चीज़ की डिमांड नहीं रहे। क्योंकि वो जो किसान होगा वो उस सब्ज़ी को लगाएगा जी, या उस फसल को लगाएगा, हाँ। उस फसल को भी आने में और पकने में भी एक बिल्कुल, नियत समय तो बिल्कुल, लगता बिल्कुल ही है। आपकी बात बिल्कुल लेकिन जायज़ है। तब तक वो डिमांड ये खत्म होगी इसका तो? इसका भी पता बहुत आसानी से चल जाता है। इसके लिए जो व्यापारी होते हैं हुँ। मार्केट में, व्यापारी को सब कुछ मालूम रहता है मार्केट का, किस समय किस फसल की डिमांड आने वाली वो है। व्यापारी तो किसान को उसकी पूरी बिल्कुल क्या पैदावार का पैसा व्यापारी नहीं दे पा रहा। हाँ, व्यापारी क्यों लूट रहा है उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि जिस चीज़ की डिमांड थी और जिसकी डिमांड नहीं थी, जिसकी डिमांड नहीं थी वो चीज़ किसान ने पैदा कर दी है। अब क व्यापारी को उस चीज़ की आवश्यकता है नहीं। तो व्यापारी सोचता है ये देगा तो ठीक है वरना नहीं देगा तो नहीं बात, तो हुँ। व्यापारी फिर मनमाने रेट पे लेता है। हुँ।
और यदि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है और आपने उस चीज़ को लगाया है, तो जब आप व्यापारी के पास जाके संपर्क करेंगे, तो वो आपके अनुसार उसका रेट देगा, क्योंकि उसे उस चीज़ को बेचने के लिए चाहिए। तो लेकिन इतना समझदार हमारा किसान तो भोला है ये बेचारा। बस किसान भोला है, आपका बिल्कुल सवाल सही है, किसान भोला है, इसीलिए किसान परेशान है। किसान को थोड़ा अब दिमाग लगाने की आवश्यकता है। किसान को जो है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और थोड़ा समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यदि अपडेट नहीं करेगा, तो आज तो मान लो ये केवल हालत खराब हो रही है, एक समय ऐसा आएगा कि हमें खेती करना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालत इतनी खराब हो चुकी होगी आने वाले समय में। तो आज का किसान तो परेशान वैसे ही है, इसीलिए तो है, तो क्योंकि वो हानि पे है। उसका मुख्य कारण। उसका मुख्य कारण यही है, जैसा कि हमने बताया, एक तो वो बीमार मिट्टी को बीज देता है, हुँ। तो सबसे पहले तो मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद ही वो बीज को लगाए, कि हाँ, हमारी मिट्टी अब स्वस्थ है। एक स्वस्थ बीज ही एक अच्छी फसल तैयार कर सकता है। या ये कहें कि मतलब मिट्टी हमारी स्वस्थ होगी, तो आप बीज जब उसे देंगे, तो वो एक अच्छी फसल तैयार करेगा और जब फसल अच्छी होगी, तो उसका रेट आपको निश्चित मिलेगा। अब आप फसल आपने तैयार की, मिट्टी बीमार थी, उसकी क्वालिटी डेवलप नहीं हुई, तो उसका रेट हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनमें कोई खर्चा भी नहीं है किसान का, ये हमें करना चाहिए, इससे किसानों की स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। अ, ठाकुर साहब, एक तो दूसरी चीज़ ये भी है ना कि हम किसानों के बारे में बात कर लेते हैं। जी, किसानों के लिए योजनाएँ भी तो आ रखी हैं कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएँ हैं। हाँ, सरकार एक दम भरती है कि हमने किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए वो किया, किसानों के लिए ये योजना है, किसानों के लिए वो स्कीम है। तो वो स्कीम किसानों तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बात भी बिल्कुल आपका विषय सही है। जैसे कि जो सरकार योजनाएँ बहुत सारी निकालती हैं, मगर किसानों तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। उसका कारण ये भी है, या तो किसान इतना जागरूक नहीं है, हुँ। या जो सरकारी तंत्र है वो किसानों तक पहुँचा नहीं पा रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है दोनों तरफ से, इस विषय पे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। बाकी सरकारी योजनाओं का पता करने के लिए किसान को जितने भी सरकारी महकमे होते हैं कृषि से संबंधित, हॉर्टिकल्चर है, कृषि विभाग है, केवीके है, इनमें समय-समय पे किसानों को जाते रहना चाहिए। जब आप देखो किसी भी जगह आप बार-बार जाएँगे, तो उसका प्रभाव पड़ता है और जब आपका प्रभाव पड़ेगा, तो जो योजनाएँ आएँगी, तो सरकारी तंत्र है जो सरकार का, वो उन योजनाओं के बारे में आपको अवगत ज़रूर कराएगा। आप तो हमारे किसान भाइयों को इस तरह की कुछ चीज़ें, इस तरह की कोई उपाय, सुझाव और समाधान और इस तरह की बातें बता के जाइए कि जिससे वो अपने खेत में जी, अच्छी किस्म की पैदावार जी, पैदा कर सके, जी, उस पैदावार से उसको बहुत अच्छी आमदनी होए, जी। जिससे उसका परिवार का, उसका घर का और उसके खेत का खर्चा हाँ, निकल के वो जो गरीब किसान की संज्ञा में है, हाँ, वो उस किसान गरीब की संज्ञा से निकल कर जी, अमीर की संख्या संख्या में चला जाए। वो क्या कारण हो सकते हैं? आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जैसा आपने मुझे बताया जी। था कि अलग-अलग तरह ज अलग-अलग जिलों में, पंचायतों में, तहसीलों में, हाँ, ढानी-ढानी, गाँव-गाँव आप जी, जाते हैं, हाँ, उनको जागरूक करते हैं। जी। तो किस तरह का आपको रिज़ल्ट मिलता है? किस तरह आपके जो जागरूकता कार्यक्रम है, वो किस तरह के कार्यक्रम हैं? वो किसानों को बेसिकली क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि गाँव-गाँव, ढाणी हम किसानों को जागरूक करते हैं, बात बिल्कुल सही है। और उस अ, उस जागरूकता में आप लोग उनको क्या चीज़ बताते हो? अच्छा जी। तो जैसे कि हम गाँव-गाँव जाते हैं, शहर में भी जाते हैं और छोटे सा भी कस्बा है, वहाँ भी चले जाते हैं। एक किसान भी हो, उसके लिए भी हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत सारे किसान हों, तभी हम उसको सिखाने जाएँगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 100 खराब लोगों से अच्छा है, आप एक अच्छे लोग को पकड़ें। यानी कि 100 खराब लोग यदि आपको मिलते हैं समूह में, उन्हें आप छोड़ दीजिए। यदि एक व्यक्ति अकेला आपको अच्छा मिल रहा है एक जगह खड़ा, आप उसको पकड़िए। वो एक व्यक्ति ही आपके काम का है और वो एक व्यक्ति ही धीरे-धीरे कड़ी डेवलप करेगा और समाज में एक आपका अच्छे लोगों का समूह बनाएगा, जी। अच्छे किसानों का समूह बनाएगा जैसा कि। तो जो हम गाँव-गाँव जाके शिविर करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हर जगह हम निःशुल्क शिविर करते हैं। किसानों को जो हम प्रशिक्षण देते हैं घर पर गाँव का जाके, उसका हम किसी से कभी कोई पैसा नहीं लेते। उसका कारण भी है
कि जहाँ पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ कहीं न कहीं कोई स्वार्थ हमारा जुड़ जाता है, चाहे वो फिर ₹1 ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हम किसानों से कोई पैसा नहीं लेते, उन्हें प्रशिक्षण देने का। और तो साथ ही साथ हमारे भी जो अभी जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, जी, जी। तो वो भी अगर अपने खेत में या अपने स्तर पे आपसे कुछ सुझाव माँगे या आपकी हाँ, मदद या सहायता के लिए माँगे, जी। तो आप भी उनको निःशुल्क हाँ सहायता जी, प्रदान बिल्कुल, कराओगे? कभी भी वो हमें फ़ोन लगा सकते हैं या किसी भी माध्यम से सूचना करा सकते हैं या स्वयं आके मिल सकते हैं, तो वो सारा कुछ हम निःशुल्क करते हैं। साथ ही साथ बीज संवर्धन के लिए हुँ, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हम किसानों को बीज भी निःशुल्क देते हैं। जो अच्छा आप देते हैं? ज़रूरतमंद हाँ, जो ज़रूरतमंद किसान हैं, ऐसे किसानों को बीज हम निःशुल्क देते हैं कि आप बीज ले जाइए और उसका हम पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि आप बीज ले जाके ऐसा तो नहीं कि बर्बाद कर रहे हैं, बीज का आप संवर्धन कर रहे हैं कि नहीं और जो बीज हमने आपको दिए हैं, वो बीज संवर्धन करके अन्य किसानों को आप दे रहे हैं कि नहीं। तो बीज देने के बाद उसकी हम पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। और ये सब निःशुल्क है हाँ, हाँ, और बिल्कुल निःशुल्क। आपकी इसका सारा जितना भी खर्चा है वो आप ही उठाते हो? हाँ, स्वयं करते हैं। क्या हम अपने फार्म पे और जो किसान हमसे जुड़े हैं, उनके हुँ, माध्यम से बीज तैयार करवाते हैं। तो स्वयं तैयार करते हैं, कुछ बीज ऐसे भी हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं समय का अभाव के चलते, है ना? क्यों सारे काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो जो हमसे जुड़े हुए किसान हैं वो आपने तैयार कहा आपके साथ में आपके भाई भी लगे हुए हैं, हाँ जी, क्या नाम है उनका? ये उनका नाम मानदाता जी है और वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं और गौसेवक भी हैं। अच्छा बीते गौ सेवक भी हैं वो? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, वो बीते 8 से 10 सालों से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, या तो हम ये कहेंगे वो जन्म से ही कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो घर है, हमारे घर में 2 देसी गाय हुँ, जन्म से ही है, जब से हमारा जन्म हुआ है और उसकी सेवा का जो भार है, वो उन्होंने ही उठा रखा है। तो वो आपके साथ में इस हाँ, पूरे मुहिम बिल्कुल, पे बिल्कुल। साथ लगे हुए हैं हाँ, आपके? बिल्कुल, बिल्कुल, तन-मन से हमारे साथ में ही वो हमेशा लगे रहते हैं। मतलब कहें कि आज हम इतना सारा काम किसानों के लिए कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो बैक पावर है, वो उनसे हमें मिलता है। आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं? नहीं, हमसे बड़े हैं। आपसे बड़े हैं, तो हाँ। आपके साथ में गाँव में ही रहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, गाँव में हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी हमें जैसी भी ज़रूरत होती है, वो साथ में हमेशा हमारे लगे रहते हैं। तो इसके साथ में जैसे आगे अपन जो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और अगर अपन किसानों के अच्छे दिनों की बात करते हैं, हाँ जी। तो देश में किसान आंदोलन हुए हैं, हाँ, तो वो भी कहीं न कहीं एक कड़वा अनुभव सा दिखाई देता है कि किसानों को खेत छोड़कर हाँ, रोड पर आना पड़ रहा है। हाँ, तो वो भी कहीं न कहीं उसके अंदर की एक तकलीफ़ है, कहीं हाँ। अंदर के अंदर की कोई टीस है, कोई परेशानी है जिसको वो अपनी खेती छोड़ के अब फिर रोड पे आने चाह रहा है। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब भारत देश में जितना अन्य फ़ील्डों में सरकारी तंत्र ने काम किया है, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, जितने भी महकमे में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। मगर वही मतलब 200 से 300 गुना तक इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब और सैलरी को किसान बढ़ाया वही है। का वही है। हमारे जो किसान की फसल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 गुना। जो ₹7 गेहूँ चलता था वो आज 22 से 28 के बीच में पहुँचा है। तो मतलब थोड़ा कहीं न कहीं सरकारों ने भी थोड़ा अनदेखी की है किसानों की, तो वो सरकारों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो है किसानों को थोड़ा धरातल पे काम ज़्यादा करना चाहिए, जिससे मतलब उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और ये जो लास्ट ऑप्शन है वो जैविक खेती है किसानों के लिए। जैविक खेती की ओर वो आए, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कारण उसका आंदोलन करने का ये है, उसके खर्चे किसान के बढ़ चुके हैं। अब वो खर्चे बढ़ चुके हैं और फसल का रेट वो मिल नहीं रहा है। जी, तो उससे सबसे अच्छा है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, उसकी जगह हम अपने खर्चे कम करें। हम दोबारा फिर जैविक खेती पे ही आते हैं पॉइंट जी, पे। जी, तो अब किसानों को क्या रास्ते अपनाने चाहिए? किस तरीके से वो अच्छी जैविक खेती करें? जी। कुछ आपके आपने जो रिसर्च किया है हाँ, आप या उसमें ऐसी कौन-सी नई चीज़ ऐसी आती है, हाँ। जिसमें अब वो किसान उस फ़ॉर्मूला को या उस रास्ते को अडॉप्ट करे हुँ, या उसका अनुसरण करे, जी, जिसके करने से उसको फ़ायदा कुछ ज़्यादा हो, आज के मुकाबले? जी। वो काम तो खेती तो कर ही रहा है हाँ, ना हाँ, वो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बिल जितनी खेती कर रहा है, उस खेती में आपकी आपके योगदान से या आपके द्वारा बताई गई ऐसी कौन-सी बात है, जिससे वो उसको अपनाए और उसकी खेती की उर्वरकता बोल दो या उसकी पैदावार बोल दो, वो अच्छी हो सके?
तो इसके लिए किसानों को जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जंगल जीवामृत एक हुँ, तो वो तैयार करें, जिससे उसके खाद के खर्चे बिल्कुल खत्म हो जाएँ पूरी तरीके से। और जो दूसरी चीज़ है बीज, जैसे कि बीज का भी किसानों का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। कई बीज तो 1 केजी 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए किलो का आता है। तो एक तो वो देसी बीजों को अपना लें, जिससे उसके जो बीज एक बार तैयार होंगे वो निरंतर चलेंगे तो बीज का खर्चा खत्म हो गया। तीसरी चीज़ जो है पेस्टिसाइड, जैसे कि उसे बाज़ार से पेस्टिसाइड लाना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है वो घर पे कीटनाशक तैयार करे। जितना भी खरपतवार हमारे खेत की मेड़ पे या गाँव में होता है, जिन्हें गौ माता नहीं खाती या कहते हैं पशु नहीं खाते हैं, उनका 2-2 किलो वो काट के लाए और उसको गौमूत्र में 10 से 20 लीटर गौमूत्र में वो छोड़ दे 1 महीने के लिए। 1 महीने में वो फर्मेंटेड हो जाएँगे और उसको वो छान के रख ले। उसका हर 8 दिन के अंतर से स्प्रे फसल पे करता रहे। कोई भी फसल हो, कोई भी कीट नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। ये सबसे बढ़िया फ़ॉर्मूला है। तो जब किसान के खाद, बीज और दवाई के खर्चे कम हो जाएँगे, तो यदि उसको थोड़ा मार्केट में यदि रेट कम भी मिलेगा, तब भी वो संतुष्ट रहेगा और संपन्न रहेगा। कारण अभी 70% जो या कह सकते हैं 75% खर्चा हमारा खाद, बीज और दवा में ही जा रहा है। हुँ। तो हमें केवल खर्चे कम करने की ज़रूरत है और ये सबसे बढ़िया उपाय है खर्चे हम कम करें। साथ ही साथ एक बात और कहेंगे, किसानों को सिंगल क्रॉप पे काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, जैसे उदाहरण के लिए किसान क्या कर रहा है जैसे किसान ने खेत में चना बोया, तो अब क्या किया उसने चना अकेला बो दिया है। अब चना अकेला बो दिया हो सकता है चने का रेट मार्केट में ना मिले हुँ। या हो सकता है चने में कोई रोग आ गया। तो इन दोनों परिस्थिति में किसान फिर लाचार हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम मल्टी क्रॉप पे काम करें। कैसे जैसे हमने जब चना बोया, चने की जो फसल है करीब 4 महीने में रेडी होती है और चने की जो 4 इंच हाइट की बात करें तो करीब 35 से 40 दिन का समय लग जाता है 4 इंच होने में। तो उसी पीरियड में चने के साथ में हम एक फसल और डालें। उसी ज खेत में? हाँ, उसी खेत में। हम जैसे कि क्या करें जैसे मान लो हमने मूली डाल दी। मूली की जो फसल है वो 25 से 35 दिन की है। अब अच्छा। चना जब तक हमारा निकल के 4 इंच का हो तब तक हमारी मूली निकल के मार्केट चली जाएगी। तो मतलब जो हमारा थोड़ा बहुत उसमें कॉस्ट लगा था, वो सारा मूली से निकल आएगा। वो निकल के आ गया। हाँ, साथ ही साथ किसान क्या करे जैसे कि जो हमारा चने का खेत है, उसमें वो करीब ऐसा मान लो 13 बाई 15 की दूरी पे पपीता या मोरिंगा या कोई अन्य ऐसा जो पौधा उसके यहाँ चलता हो और हुँ। जिसकी हाइट 10 फीट तक चली जाती हो या 8 फीट तक चली जाती हो, वो उसको खेत में लगाए। नर्सरी तैयार करे और खेत में लगा दे। तो जो चना है उसकी हाइट काफ़ी कम रहती है, लगभग 1 फीट, 1.5 फीट के आसपास तक रहती है। और जो हमारा पपीता है या मोरिंगा है उसकी हाइट करीब 8 फीट, 10 फीट तक जाती है और वो काफ़ी दूरी से हमने मेंटेन किया हुआ है। तो क्या हुआ कि मतलब चने की फसल हमारी नीचे चल रही है, पपीता हमारा ऊपर चल रहा है, मूली की फसल हम ले चुके हैं, मतलब एक बार खाद देने में और एक बार ही पानी देने में और एक बार ही कीटनाशक के छिड़काव में हम 3 फसलें ले रहे हैं। यदि मान लीजिए मार्केट में अभी किसी एक फसल का रेट नहीं भी मिलता है, तब भी 2 फसलें हम ऑलरेडी उसमें ले रहे हैं। तो इस तरीके से किसान मुनाफ़े की खेती कर सकता है। तो कुछ आपके इस पूरे यात्रा के दौरान आपके कुछ कैसे अनुभव कुछ रहे, कुछ ऐसे खट्टे-मीठे अनुभव हो या कुछ ऐसे अनुभव हो जिनसे सीख मिल सकती हो हमारे किसान भाइयों को? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं? कि किसान थोड़ा किसी भी काम को करता है क्या है थोड़ा हड़बड़ी करता है या कहते हैं जल्दबाजी करता है। जैसा कि अभी यही मान लो हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, ये वो सुनेगा और एकदम से जोश में आके वो ये काम कर देगा। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हुँ। उसको धरातल पे जाके समझना चाहिए या जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, उससे जाके मिलना चाहिए या संपर्क करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ही वो उस कार्य को करे। तो उसको वो अच्छे से कर सकता है। ना कि उसने सोशल मीडिया पे किसी वीडियो को देखा और उसको कर दिया। तब ऐसी स्थिति में किसान को नुकसान जाता है। हाँ, आजकल ये सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो परोसा जा रहा है, वो कुछ अच्छा भी है मगर खराब ज़्यादा है। सच्चाई किसानों से छुपाई जा रही है और जो है नहीं, वो दिखाया जा रहा है। तो किसानों को ये समझना होगा कि किसी भी तरह का कोई वीडियो देख के हमें इतना प्रेरित नहीं होना है कि उस काम को हम करने लगें। तो कुछ ऐसे अनुभव रहे हो आपके पास में कि आप
किसी के पास किसान के पास में गए हो, किसी ने आपकी बात मान भी ली हो, किसी ने आपको भगा भी दिया हो या आपको उसको समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगा हो? क्योंकि हाँ, हर तरह के किसान बिल्कुल, हैं, भाई बिल्कुल, हैं, हमारे आपका गोरे भाई हैं, अन्नदाता हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक बार की बात है कि हम एक जगह शिविर करने गए थे एक गाँव में। ये बुंदेलखंड में ही एक गाँव था, बहुत प्यारा गाँव है। तो वहाँ पे हम किसानों से चर्चा कर रहे थे, तो एक दादाजी थे उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। जी, तो क्या हुआ कि हम किसानों को समझा रहे थे कि मतलब आप इस तरह जैविक अमृत बनाइए, इस तरह देसी बीजों का संरक्षण संवर्धन कीजिए और इस तरह मतलब आप मार्केटिंग कीजिए अपनी चीज़ों की। तो वो दादा उठ के खड़े हुए और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। हुँ, बोले कहने में बहुत अच्छा लगता है, हुँ, होता कुछ नहीं है और चलो आप यहाँ से निकलो तो गाँव से, किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गए हो हुँ, और आज ये बता रहे हो और कल तुम इन्हीं को लूटोगे। हुँ, ये तो सभी का धंधा है। हुँ, कारण उसका ये रहा मतलब उनका ऐसा बर्ताव करने का कि उस गाँव में पहले ही कई सारी कंपनियाँ बहुत सारी चीज़ों को लेके गईं, तो उन्होंने कहीं न कहीं किसानों को बेवकूफ़ बना के ठगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कहीं न कहीं किसानों को इतना लूटा जा चुका है कि यदि आप अच्छी बात भी यदि करने के लिए जाएँगे, तो हो सकता है आपको जैसे हमें हाथ से पकड़ के भगा रहे थे वो दादा, आपको भगाया जा सकता है। कई जगह आपको विरोध भी झेलना पड़ता ही है। बहुत जगह विरोध झेलना पड़ा है। कई जगह गए हैं किसानों के लिए शिविर 1 घंटे का हमने रखा है, तो वो शिविर सुबह चालू हुआ और बहस होते-होते वो शाम हो गई। तब कई कहीं बार जा ऐसा भी होता होगा कि आपने शिविर रख लिया और किसान ही नहीं आया हो। हाँ, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। ये अभी हमारे भिंड जिले की ही बात है। अभी ये पिछले 2 महीने पहले हमने गाँव में शिविर रखा था। हम पहुँचे वहाँ के सरपंच से मिले, सरपंच जी ने अ, हमें आश्वासन दिया कि हाँ, किसान एकत्र हो जाएँगे। मगर हम वहाँ पे पहुँच गए और बैठे इंतज़ार करते रहे, करीब 12-1 बज गया, हमारा कोई नहीं आया। अब जब हमने बाद में पता किया कि मतलब क्यों नहीं आया, तो उसका कारण ये रहा सरपंच ने आश्वासन तो दे दिया था, मगर किसानों को सूचना नहीं की। 1-2 लोग आए, बोले क्यों बैठे हो? हमने कहा हम जैविक खेती पे चर्चा करने के लिए आए हैं, हुँ। किसानों को समझाने। तो ऐसा भी कभी-कभी हुआ है। एक दूसरी तस्वीर मेरे दिमाग में और आती है, जी, किसानों को लेकर, जो मैंने यहाँ शहरी वातावरण में देखी। हाँ जी, किसान अब अपनी खेती से भी विमुख सा होता जा रहा है और अपनी जो खेती की जो भूमि है, हाँ। वो बेच रहा है। हाँ, बिल्कुल आपकी ये सत्य बात है, इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। उसका कारण ये है कि जो किसान की कॉस्ट बढ़ी है इतने वर्षों में और जो उत्पादन तेज़ी से घटा है और मार्केट में रेट नहीं बढ़े हैं फसलों के। हुँ, तो ये एक मुख्य कारण है कि किसान अपनी फसलों को एवं अपनी धरती को माँ कहता है और मगर माँ का वो बिक्री कर रहा है। तो ये थोड़ा किसानों को सोचना चाहिए, थोड़ा वो अपने विवेक से थोड़ा काम ले और खेती को समझे कि खेती जो है वो जीव आधारित है, ना कि वो खाद आधारित। खाद हमें देना है, हमें जैविक तैयार करके देना है। और जैसे कि हाँ, एक थोड़ा पॉइंट छूट रहा था, उसको भी हम लेते हैं, बताइए? जैसे कि खरपतवार। हुँ, खरपतवार किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। एक पशुधन भी है कहीं न कहीं। हाँ, पशुधन भी समस्या है नहीं कि पशुधन। पशु को जैसे धन की संज्ञा दी गई है, हमारे पूर्वजों ने पशु को धन की संज्ञा दी है, तो वो सत्य में धन है। यदि उसको हम सही तरीके से सदुपयोग करें, तब वो धन है। मगर हम उसको यदि सही से समझ नहीं पा रहे हैं, उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, तो फिर वो धन नहीं है। अब पशु धन को किस तरीके से समझें, खरपतवार के मैनेजमेंट को कैसे समझें? हाँ, खरपतवार पे आते हैं, खरपतवार के बारे में कुछ बता रहे थे आप। जैसे कि खरपतवार की हम बात कर रहे थे, हुँ, खरपतवार एक बहुत बड़ी किसानों के लिए समस्या है। हुँ, अब जैसे कि तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा, जैसा कि नाम है खरपतवार, हुँ, खर यानी कि खार हुँ, और ये सभी जानते हैं, रिसर्च का विषय भी है, रिसर्च किया भी गया है इस पर, हुँ, जो चीज़ खारी होती है, हुँ, खारी यानी जो कड़वी। कड़वी होती हुँ, है, वो क्षारीय होती है और हुँ, जो चीज़ क्षारीय होती है, हुँ, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। हाँ, सभी जानते हैं जो हमारी लार होती है, वो क्षारीय होती है। यदि लार का बनना हमारी बॉडी के अंदर बंद हो जाए, तो आप ठीक से 4 दिन भी नहीं रह सकते। पेट में इतना ज़्यादा अम्ल बनेगा कि आप भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे। ये समझना होगा, जो चीज़ खारी है, वो क्षारीय है हुँ, और जो चीज़ क्षारीय है, वह हमारे लिए और धरती के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये किसानों को थोड़ा समझना होगा।
अब खरपतवार से क्यों किसान परेशान है उसका कारण है। जैसे खेत में खरपतवार निकला, तो वो उसको निकलने देता है। हुँ, निकल रहा है, वो बड़ा हो रहा है और उसको वो बीज तैयार हो गया है। अब जब उसका बीज तैयार हो गया तब उसने खेत में उसे पलटा। अब जब उसका बीज ऑलरेडी खेत में गिर चुका है, तो फिर वो फिर नया जन्म लेगा। हुँ, तो किसान को करना क्या है, जब खरपतवार निकला हुँ, और समझ लीजिए अब इसका बीज आने वाला है, उसके 10 दिन पहले उसको वो कल्टीवेट कर दे। तो जो आप डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक, सल्फर, बोरान, सिलिकॉन कई प्रकार की चीज़ें डाल के आप पूर्ति कर रहे हैं, तो जो भिन्न-भिन्न प्रकार के खरपतवार हैं, सभी में एक अलग-अलग गुण है। सभी भिन्न-भिन्न तरह के खरपतवार हैं, तो सभी खरपतवार एक अलग-अलग न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं धरती में। ये किसानों को समझना चाहिए। तो बीज आने से पहले हम खरपतवार को कल्टीवेट कर दें, या एक दूसरा ऑप्शन खरपतवार को खत्म करने का और है कि जब हमें समझ लिए 1 महीने बाद खेत में हमें बुवाई करनी है, हुँ, तो 1 महीने पहले हम खेत में पानी छोड़ दें। अब जैसा कि जिस खरपतवार का निकलने का समय है, तो जब आप पानी छोड़ेंगे तो वो खरपतवार सारे निकलेंगे, और जैसे ही खरपतवार निकलेंगे आपके बुवाई का समय आता है, उससे आप 10 दिन पहले उन्हें आप कल्टीवेट कर दीजिए। तो होगा क्या, जो खरपतवार 100% निकलने वाले थे, वो खरपतवार लगभग 10% ही निकलेंगे। बाकी 90% खरपतवार आपने पानी खेत को पिला के पहले ही उनको जर्मिनेशन करके खेत में कल्टीवेट कर दिया है। वो खाद का भी काम करेंगे और खरपतवार आपका निरंतरित भी होगा। ये इस द 2 तरीके तो ये हैं, और तीसरा तरीका, खरपतवार को हम एक मल्च के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारे पास लेबर पर्याप्त है और हम मेहनत कर सकते हैं, तो खरपतवार हमारे खेत में निकला, हम उसको काट के खेत की मेड़ पे डाल दें सूखने के लिए। 2 से 3 दिन या 5 से 7 दिन, जितने समय में धूप के अनुसार वो जब ड्राई हो जाए, उसका पानी खत्म हो जाए, उसको स्टोरेज बना रहने दें। और स्टोरेज बना रहने के बाद आप उसे, जब हमारी फसल खेत में लग जाए, हुँ, फिर उसको करीब 2 से 3 इंच मोटा करके पूरे खेत में आप बिछवा दें। जो हमारी भूमि, जैसे फसल लग गई, फसल के बीच-बीच में जगह रहती है, उसमें आप डलवा दें। तो उससे क्या 2 लाभ होगा। एक तो जो हमें खेत में पानी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो क्या है, बाष्पीकरण नहीं होगा मल्च की वजह से, क्योंकि जब आपने पानी दिया, तो पानी वो मल्च के नीचे है, तो एक तरीके की छत बन चुकी है, तो इस वजह से पानी का बाष्पीकरण नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में बताया था कि मतलब हर किसी को छत की आवश्यकता है जब धूप पड़ती है। तो ये एक जो छत बन चुकी है, वो जीवाणु को भी एक छत मतलब प्रोटेक्शन दे रही है। तो जो जीवाणु आपका धूप की वजह से पलायन कर रहा था खेत की मेड़ की ओर, वो खेत में ही रहेगा और उसे एक अंधेरा महसूस होगा, और जब अंधेरा महसूस होगा, तो वो जो काम 10% कर रहा था, वो फिर आपका 1000 गुना करेगा। तो मतलब इस तरीके से भी हम जीवाणु को डेवलप कर सकते हैं, और मतलब एक जो मल्च आपका जीवाणु को तो सेफ दे ही रहा है, मतलब सेफ रख ही रहा है, साथ ही साथ वो खाद का भी काम करेगा मल्च। मतलब जो जब आपके लिए हानिकारक है, उसको आपने तरीका बदल के लाभदायक हाँ, स्थिति में उसको खरपतवार को हमें मैनेज करना है। खरपतवार नुकसानदायक नहीं है। जो चीज़ नुकसानदायक होती है, वो सृष्टि में ईश्वर स्वयं ही समाप्त कर देता है। चाहे कहने के लिए कह सकते हैं, चाहे वो चरित्रहीन व्यक्ति हो, चाहे समाज के लिए कोई गलत व्यवस्था हो। कई व्यवस्थाएँ हमारे देश में समाप्त हुई हैं। सती प्रथा समाप्त नहीं हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। हुई है ना? बाल विवाह समाप्त नहीं हुआ क्या? तो जो गलत व्यवस्था है, ईश्वर उसे समाप्त कर देता है, और जो अच्छी व्यवस्था है, उसे मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, समाप्त नहीं कर सकता। कितने वर्षों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशक डाल रहे हैं, नष्ट कर पाए हैं क्या? हम गारंटी ले रहे हैं, खरपतवार की संख्या बढ़ चुकी है। अगर कोई कहे कि खरपतवार नहीं बढ़ा है, हम हुँ, कह रहे हैं खरपतवारों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था है कि जिसको आप नष्ट करने की कोशिश करेंगे, वो 1000 गुना ताकत से जन्म लेता है। ये ईश्वरीय द्वारा बनाई गई व्यवस्था। तो खरपतवार को हमें मैनेज करना है, ना कि कीटनाशक डाल के समाप्त करना है। ये साधारण सी बात किसानों को समझनी होगी कि हमें क्यों कीटनाशक डाल के उसे समाप्त करना, उसे खाद के रूप में तब्दील कीजिए ना आप। तो लास्ट में चलते-चलते एक बात और बात करते हैं कि जो देश के किसान भाई हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जी, उनके लिए आपका क्या संदेश है और बेसिकली आपके जो उद्देश्य हैं, वो एक जी। बार अपन दोबारा बात करते हुए इसको समाप्त करते हैं? हाँ, जैसा कि आपने पूछा हमारा जो उद्देश्य क्या है, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मतलब एक अच्छी खासी लाइफ हम जी रहे थे, और खेती का कार्य करने का मुख्य कारण क्या रहा? पहले तो इस काम को हमने स्वयं के लिए किया था।
मगर जब हमने किसानों की माली स्थिति देखी, घर, गाँव, देहात में जाके हम घूमे फिरे और समझा कि मतलब भारत में यदि कोई परेशान है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान किसान ही है। किसान की जो रीढ़ की हड्डी है आज वो टूट चुकी है, तो उसको पुनः जीवंत करने के लिए, उसे एक अच्छी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए, हमारा ध्येय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम जैविक खेती की ओर लेकर आ सकें और फसल को पैदा करने से लेके, फसल को मार्केट में किस तरीके से ले जाना है और कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं जो एक उचित रेट पे किसानों की फसल को खरीद सकते हैं, ये सारा चीज़ें हम किसानों को सिखा सकें। इसीलिए हम घर-घर, गाँव-गाँव जाके शिविर कर रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं कि जो हमारा लास्ट जो विकल्प है वो जैविक खेती ही है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें जैविक खेती की ओर आना ही होगा। जैविक की ओर आएँ, फिर धीरे से प्राकृतिक खेती की ओर चले जाएँ। हमारा मानना है कि यदि हमारी धरती माँ स्वस्थ होंगी, तो उससे निकलेगा स्वस्थ अन्न और जब निकलेगा स्वस्थ अन्न और उसे हम ग्रहण करेंगे, तो स्वस्थ होगा हमारा मन और बहुत अच्छी यदि बात है। हमारा स्वस्थ होगा मन, तो हमारा स्वस्थ होगा विचार और जब हमारे स्वस्थ होंगे विचार, तभी हम एक स्वस्थ भारत, विकसित भारत, अखंड भारत की परिकल्पना कर सकते हैं और यदि हमारा स्वस्थ तन नहीं है, तो ये धरातल पे ये सारी चीज़ें सोचना और उनको करना संभव नहीं है। बस इतना ही हम किसानों से कहना चाहेंगे कि स्वस्थ अन्न से ही स्वस्थ तन कर सकेंगे आप, स्वस्थ तन से ही सब कुछ संभव है। यदि आपका तन स्वस्थ नहीं है, तो आप फिर कुछ भी कार्य समय पे नहीं कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी बात कहकर आपने अपनी बात को विराम दिया कि अगर स्वस्थ अन्न होगा तो स्वस्थ मन होगा और स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ देश होगा और स्वस्थ देश होगा तो हमारा भारत वापस विश्व गुरु की पायदान पे खड़ा होता हुआ हमें दिखाई होगा और यकीनन रूप से ऐसा होगा भी। बिल्कुल, बिल्कुल पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है। तो किसान भाइयों, आपको जैविक खेती के बारे में आपकी समस्याएँ और आपके समाधान के बारे में आज आपको बताया गया। अगर आपको भी किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके पास जा सकते हैं, इनके अनुभव और इनकी जो रिसर्च है उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और इसी विचार के साथ में कि मेरा भारत महान के साथ हम इसी पॉडकास्ट को अभी के लिए विराम देते हैं। आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए हम और भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएँगे जो उनके लिए लाभकारी हो, उनके लिए सुखकारी हो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। एनएसए 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।